नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एनडीपीएस एक्ट के तहत शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हो गई है। आज सुबह ही यानी कि 4 अगस्त की सुबह एनसीबी ने उनके घरों पर छापेमारी की थी। आपको बता दें कि ड्रग पेडलर्स ने पूछताछ में जो गिरफ्तार हुए थे पेडलर्स, पूछताछ में उन्होंने इन दोनों का नाम लिया था। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की गुत्थी अभी उलझी हुई है। सीबीआई उस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मौत की गुत्थी से जुड़ा हुआ नहीं, ड्रग से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से जो चैट रिट्राइव किए थे ईडी का दफ्तर यहाँ पर है, वो चैट में ड्रग्स की बात हुई थी और उस ड्रग्स में शौविक के नाम का उल्लेख था कि क्या शौविक के दोस्तों से ड्रग्स मंगाया जा सकता है। इस संदर्भ में उसी चैट के आधार पर एनसीबी ने मामला दर्ज किया एनडीपीएस एक्ट के तहत, जिसकी जांच शुरू की और पहले 2 गिरफ्तारियां हुई 28 अगस्त को अब्बास और करण की। उनसे पूछताछ में जैद बिलात्रा का नाम आया। जैद बिलात्रा से पूछताछ में अब्दुल बासित परिहार का नाम आया। अब्दुल बासित परिहार ने बताया कि शौविक चक्रवर्ती के कहने पर वो जैद बिलात्रा कैजान इब्राहिम से ड्रग्स लेता था और सैमुअल मिरांडा को देता था। इस संबंध में चैट भी मिले हैं और साथ ही गूगल पे द्वारा पैसे का लेन देन हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं। इसी के बिना पर एनसीबी की 2 टीमें ने आज सुबह ही शौविक चक्रवर्ती के घर पर और साथ ही सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की, तलाशी ली। 3 घंटे की तलाशी के बाद दोनों को यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर पर लाया गया। दिन भर उनसे पूछताछ की गई और अब रात में सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है तो उस चैट के संदर्भ में जो चैट रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से हुआ था, तो क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी एनसीबी अपना शिकंजा कसेगी? मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 40 लाख के पार जा चुका है। इधर सोनीपत के मुरथल इलाके के जो मशहूर ढाबे हैं वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आने लगे हैं। सफेद मक्खन और पराठे के लिए मशहूर सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। उसके बगल में मौजूद गरम धरम ढाबे के 10 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब अगले आदेश तक इन ढाबों को सील कर दिया गया है। अगर आप पिछले 5 दिनों में मुरथल के मशहूर ढाबों में पराठे का स्वाद लेने वहां गए हों तो अपना कोविड टेस्ट करा लें। यहां कोरोना का कहर बरपा है। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है, जिसमें खाना बनाने वाले और खिलाने वाले भी शामिल हैं। सुखदेव ढाबे के ठीक बगल में ये गरम धरम ढाबा है। यहाँ के भी 10 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आवाजाही इन ढाबों पर अनलॉक के बाद में काफ़ी बढ़ गई थी, तो जो भी सामाजिक दूरी के पालन की हो या सैनिटाइजेशन की जो हिदायतें थी सरकार की, वो भी फील्ड पे एनफोर्स करवाई जा रही थी और बार बार हमारी फील्ड लेवल टीम्स इनको विजिट भी कर रही थी। तो हमने सोचा अभी क्योंकि एक हाई रिस्क ग्रुप हो गए ढाबा आज के टाइम में, उसी के तहत ये सैम्पलिंग करवाई गई थी और इसमें सुखदेव अमृत ढाबा से 65 और गरम धरम ढाबा से 10 पॉजिटिव केसेज मिले थे। उसके बाद एहतियातन दोनों ढाबों को सील कर दिया गया था और जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स में जो आए थे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम जारी है और ढाबों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सबसे डराने वाली बात यह है कि पिछले 5 दिनों में सुखदेव ढाबे में 10,000 से ज्यादा लोग खाना खाने आए थे। ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो भी इन ढाबे पे खाना खा के गए हैं या इनके संपर्क में आए हैं, वो अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करें, अपने आप को जहाँ तक संभव हो आइसोलेट करें और यदि करवा सके तो अपना कोरोना का टेस्ट भी जरूर करवा लें। जीटी रोड पर बना सुखदेव ढाबा अपने पराठों और सफेद मक्खन के लिए मशहूर है। यहाँ लोग दिल्ली और आसपास के इलाकों से पिकनिक मनाने भी आते हैं। आम दिनों में शनिवार और रविवार तो यहाँ पार्किंग की जगह तक नहीं मिलती। सुखदेव ढाबे के अलावा हाईवे पर हवेली, गुलशन जैसे और भी आलीशान ढाबे हैं जहाँ प्रशासन कोविड टेस्ट कराने जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आए शनिवार और रविवार कि यहाँ रात में ट्रैफिक हो गया था। तो समझिए लोग भले ही इस बीमारी को थोड़ा सा हल्के में तौलने लगे हों, पर सोचिए
कि यहाँ पर काम करने वाले, खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले कोविड पॉजिटिव हैं। भले ही वो एसिम्प्टोमेटिक हों, लेकिन वायरस उनसे फैल सकता है, आपके घरों तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हर रोज़ भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं और हर रोज़ सैकड़ों लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। घर पर रहें, जितना हो सकता है घर पर ही खाना खाएं। सोनीपत में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK से कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर विरोध हुआ। कई लोगों ने उन्हें धमकी दी कि वो मुंबई आने की हिम्मत ना करें। इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर जवाब दिया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। किसी के बाप की हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाए। राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद शिवसेना के संजय राउत ने उनके ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है, किसी को मंजूर नहीं है तो अपना बाप दिखाएं। इस पर कंगना ने तुरंत जवाब दिया और ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं। कंगना रनौत की ओर से मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से किए जाने के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जारी ड्रग्स की जांच पर ट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना POK से की। इस बयान का कई लोगों ने विरोध किया है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है, आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। संजय राउत ने जहां इशारों में कंगना के बयान के पीछे किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ होने की बात कही, तो वहीं बीजेपी भी कंगना के इस बयान से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। कंगना रनौत ने मुंबई वासी और महाराष्ट्र इस विषय में मुंबई वासी और महाराष्ट्र की जनता को सिखाने का प्रयास न करें। भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल असहमत है। फिलहाल ये मामला जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा। अपने इस बयान पर हो रहे विरोध के बाद अब कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने की बात कहकर किसी को रोक दिखाने की चुनौती दी है। तो वहीं संजय राउत ने इसके जवाब में ट्वीट किया कि महाराष्ट्र अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। जाहिर है कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और तेज होने वाली है और इसका दबाव शहर के कानून व्यवस्था और पुलिस पर पड़ेगा। मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए हत्या के आरोपी की 3 साल की भतीजी का रेप कर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि लखीमपुर में बीते 19 दिनों में ये तीसरी बच्ची की रेप के बाद हत्या है। देखिए रिपोर्ट। गन्ने के खेत में 3 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली तो लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। घर में कोहराम मच गया। बच्ची 1 रोज पहले से गायब थी। घर वालों को गांव के ही एक शख्स पे शक था जिसकी उनसे रंजिश चल रही है। सूचना पे एक टीम वहां पे पहुंची और अन्य टीमें आ ही रही थी रास्ते में कि उसी दौरान गन्ने के खेत की तरफ जो है मृत भागता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो उसने पुलिस पे फायर भी किया, उसका पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम सुखराम है। गन्ने के खेत में जिस जगह बच्ची की लाश मिली थी उसी जगह 4 साल पहले आरोपी की पत्नी की हत्या हुई थी। इस हत्या में बच्ची के ताऊ को जेल हुई थी, जो अब जमानत पे बाहर हैं। गांव के लोग कहते हैं कि दोनों परिवारों में समझौते की कोशिशें हो रही थीं, लेकिन आरोपी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसने पत्नी की मौत का बदला हत्या के आरोपी से नहीं बल्कि उसकी 3 साल की मासूम भतीजी से लिया। ये एक सामाजिक और मानसिक जो विकृति है, ये उसका एक सामने निकल के आ रहा है। इस प्रकार के अपराधों को पुलिस के द्वारा अभियान चला के भी इसमें हम लोग प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इसमें सामाजिक जागरूकता, एक जो इंसानियत है, उन सब चीज़ों पे भी जो है आवश्यकता है समाज को अपने आप को वापस। लखीमपुर खीरी में 19 दिन में छोटी बच्चियों से रेप और गैंग रेप
और हत्या की ये तीसरी वारदात है। 14 अगस्त को एक 13 साल की बच्ची के साथ 2 लोगों ने रेप कर हत्या कर दी। 25 अगस्त को एक 18 साल की दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। 2 सितंबर को 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी 25 अगस्त को लखीमपुर में दलित बच्ची से रेप और हत्या पे 27 अगस्त को प्रदेश सरकार को नोटिस भेजी हुई है। विपक्ष भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार पे हमलावर है। लखीमपुर की ये इसी एक महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। तो आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है? पुलिस निर्दोष को पकड़ करके मार रही है, 3rd डिग्री दे रही है, वो मर जा रहा है। अपराधियों के साथ चाय पी रही है, लड्डू खा रही है। यही योगी जी का जंगल राज है। और जब गुनाह नहीं रुक रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी गुनाहों के देवता हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी लखीमपुर की घटना पे फेसबुक पे टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि लखीमपुर में पिछले 20 दिनों के भीतर तीसरी घटना, 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, अयोध्या में बस में रेप, महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं और यूपी सरकार आंकड़े छिपा रही है। यही गति रही तो सरकार को अपना चेहरा छिपाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा जंगल राज बना दिया है। किसी मर्द के गुनाह का बदला उसके घर की महिलाओं और बच्चियों से लेना एक विकृत पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है। और इस तरह की घटनाओं का बार बार होना सिर्फ कानून व्यवस्था का ही मसला नहीं है, बल्कि एक लंबे अरसे में एक पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बैठ जाने का भी परिणाम है। लखीमपुर में प्रतीक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कन्नड़ फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी की ड्रग्स की सप्लाई और खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तारी की गई है। आज सुबह बेंगलुरु में क्राइम ब्रांच ने उनके घर पर छापेमारी की। एक जमाने की मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी अब बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। उन पर ड्रग्स के कारोबारियों से साठगांठ का आरोप है। रागिनी से पहले उनके दोस्त रवि की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा एक रियल एस्टेट व्यापारी राहुल और दिल्ली से वीरेन खन्ना को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। No, say all facts I can't disclose in the interest of the investigation. Certainly many more people will. देखिए, ये सब मैं अभी नहीं बता सकता। कई बार अपराधियों के दोहरे रोल होते हैं, इसलिए आपके सवाल का जवाब फिलहाल देना जरूरी नहीं। As well as consumption. रागिनी के दोस्त और सरकारी कर्मचारी रवि की गिरफ्तारी के बाद रागिनी को क्राइम ब्रांच ने बुलाया। रागिनी नहीं आई, कुछ वक्त मांगा और ये ट्वीट किया। दरअसल कन्नड़ फिल्मों के जाने माने प्रोड्यूसर इंद्रजीत लंकेश खुद सेंट्रल क्राइम ब्रांच के पास पहुंचे और कहते हैं कि उन्होंने कन्नड़ फिल्म उद्योग से जुड़ी 15 जानी मानी हस्तियों के नाम क्राइम ब्रांच को बताए। वो 2 बार पुलिस को अपना बयान दे चुके हैं और इसके बाद पुलिस ने कन्नड़ फिल्म उद्योग पर अपना शिकंजा कसा। ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ मेरे पास जो भी जानकारी है मैंने पुलिस को दे दी है। मैं पुलिस से विनती करता हूं कि निष्पक्ष होकर जांच करें और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से गंदगी दूर की जा सके। ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ। रागिनी द्विवेदी इस जांच की पहली और आखिरी कड़ी नहीं है। आने वाले दिनों में और भी कई जाने माने लोगों से पूछताछ होने जा रही है। हालांकि पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि रागिनी द्विवेदी से ये पूछताछ एक ड्रग पेडलर के तौर पर हो रही है या फिर ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले के तौर पर। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। कोविड-19 से तो लोग परेशान हैं ही, इससे जुड़े डर और गलतफहमियों से भी स्वास्थ्यकर्मी और मरीज बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने का बीड़ा अब कोलकाता के थिएटर ग्रुप ने उठाया है, जो कि कोलकाता की सड़कों पर नाटकों के जरिए इनको दूर करने की कोशिश करेगा। कोविड का एक मरीज एम्बुलेंस में खुद चढ़ नहीं पाता और दम तोड़ देता है। PPE किट पहने एक और आदमी खड़ा बस उसे देखता रहता है। इस तरह की डरावनी खबरों को सुनकर थिएटर कलाकार कोलकाता की सड़कों पर आए हैं, अपनी कला के जरिए इस बीमारी के बारे में फैली गलतफहमियां दूर करने, ताकि ऐसा वाकया दोबारा ना हो।
कोरोना डरावना है, ये एक महामारी है और हम महामारी के दौर में हैं। हमारा संदेश है कि डरिए और एहतियात बरतिए, लेकिन इंसानियत का दामन मत छोड़िए। थिएटर का काम ही यही है कि समाज में जाकर सवाल उठाए, ये तो हमें करना ही है। यही काम गांव में भी हो रहा है, जहां गैर सरकारी संगठन कोविड केयर नेटवर्क पारंपरिक बंगाली नाट्य कला यात्रा के जरिए जागरूकता जगा रहा है। बीमारी से ज्यादा इससे जुड़े लांछन से लोगों की मौत हुई है। इस तरह के नाटक लोगों को जोड़ने का जरूरी काम करते हैं। हम कमरे के एक कोने में बैठकर ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ डॉक्टर ही महामारी से लड़ेंगे, नहीं, पूरे समाज को इससे निपटना है। बहुत अच्छा और जानकारी से भरपूर नाटक था। उम्मीद है लोगों तक संदेश पहुंचा होगा। अगर इस नाटक को देखकर एक शख्स भी मास्क पहनने लगता है या कोविड के मरीज की मदद करता है, तो इसका मकसद कामयाब रहेगा। कुछ दिनों पहले हमने आपको जालंधर की एक बहादुर लड़की कुसुम की कहानी दिखाई थी कि किस तरह गुंडे उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डरती नहीं है, डटकर उनका सामना करती है। वो उन पर हमला भी करते हैं, लेकिन बिना झुकते हुए, उनका सामना करते हुए वो एक गुंडे को पकड़ भी लेती हैं। एनडीटीवी ने इसी बहादुर लड़की यानी कि कुसुम से बातचीत की। क्या कुछ बताया उन्होंने उस वाक्य को लेकर, आपको दिखाते हैं इस बातचीत में। जिसने आपके हाथ पे चोट की है, तो उसके हाथ में कोई धारदार हथियार था, कुछ चाकू जैसा था, जिसकी वजह से आपको हाथ में चोट लगी? उसके हाथ में दांत थी। अच्छा, दराती थी जो काटने के लिए इस्तेमाल, लोहे की। जी। और तो वो आपने जब उसे पकड़ा तो उसने आपको वो मारने की कोशिश की। आपको डर नहीं लगा कि ये इसके हाथ में हथियार है? कई सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे दरिंदों से या ऐसे बदमाशों से, चोरों से डर जाती हैं, तो आपको उस वक्त में डर नहीं लगा थोड़ा? नहीं, डर नहीं लगा था। पापा की तस्वीर भी आई होगी, लोग भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे, पापा क्या बोलते हैं आप? पहले तो पापा मेरे को हॉस्पिटल लेकर आए, फिर वहां पर आके फिर ऑपरेशन हुआ मेरा। फिर उसके बाद में पता नहीं, मेरे को पापा का रिएक्शन तो जैसे सैड सा ही था पहले। 6 साल के बच्चे ने स्केटिंग में कैसे बनाया रिकॉर्ड, आपको दिखाएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। इस भ्रम में ना रहें कि छोटे बच्चे कोरोना वायरस से बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि जो मुंबई के आंकड़े हैं वो जरा सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ 9 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो 2600 से ज्यादा बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 12 बच्चों की मौत हुई है। वहीं एक स्टडी बताती है कि बच्चों के जरिए इस वायरस का फैलाव तेजी से होता है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के खौफ से बेखबर नन्हे मासूम बच्चे यूं बिना मास्क बाहर न निकलें, ये जिम्मेदारी माता पिता की ही है। पर इस पिता की भी सुनिए। बच्चा मास्क लगाता हूँ, मास्क पहनता नहीं है, निकाल कर फेंक देता है। तो अभी क्या करे, बाप परेशान, माँ परेशान, सब परेशान। तो अभी कैसे लगाऊं? छोटा बच्चा, उसको क्या मालूम कैसे मास्क लगाया जाता है। ले लेता है भले, लेकिन लगाता नहीं है। कई स्टडी में छोटे बच्चों को इस वायरस से सुरक्षित बताया गया, लेकिन मुंबई के आंकड़े जरा सोचने पर मजबूर करते हैं। मुंबई में 9 साल से कम उम्र के 2671 बच्चे अब तक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और 12 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। मुंबई में सायन इलाके के एक वरिष्ठ डॉक्टर के पास भी ऐसे मामले पहुंचे हैं। एक बच्चा मेरे पास आया था जो 7 साल का बच्चा था, जुलाब उल्टी थी, तेज बुखार था, 2 दिन की बीमारी थी। बच्चा शॉक में था। जब ये आया मेरे पास तभी उसके पल्सेस वीक थे, बच्चा सुस्त था, डिहाइड्रेशन में था। उसको मैंने बोला कि एडमिट हो जाओ, तो लेकिन पेरेंट्स डरे हुए थे, बच्चा धारावी से था। तो मैंने बोला कि कोई बड़ी अस्पताल में भर्ती करो, जैसे कि सायन है या वाडिया है। लेकिन वो बोले कि यहाँ सायन या वाडिया में कोरोना के मरीज है, तो हम वहाँ भर्ती नहीं करेंगे। वो लोग
कहीं आजू बाजू में एडमिट किए और वो बच्चा 2 दिन में एक्सपायर हो गया था। फोर्टिस के एक अस्पताल में मार्च से अब तक कोविड के 50 से ज्यादा नन्हे मरीज भर्ती हुए हैं। फोर्टिस का एक्सपीरियंस बताया जाए, जो फोर्टिस वाशी हॉस्पिटल है उधर अब तक मार्च से लेकर अभी तक 50 to 60 पेशेंट्स का एडमिशन कर चुके हैं हम, और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे अच्छे से रिकवर होके गए हैं। जनरली जो कोविड-19 के जो प्रेजेंटेशन रहता है बच्चों में वो असिम्टोमेटिक और काफी माइल्ड भी रहता है। 90% to 95% of the patient present with any other viral illness like cough, cold, fever। जो सिवियर डिसीजेस रहते हैं बच्चों में, जनरली ऐसे बच्चों को अंडरलाइन इलनेसेस रहते हैं, जैसे क्रोनिक लंग, लीवर और हार्ट डिसीजेस रह सकते हैं इन बच्चों में, उनमें सिवियरिटी ज्यादा रहती है। मुंबई में बच्चों के पॉजिटिव होने की दर जहां 2% से कम है, तो मौत की दर 1% भी नहीं। लेकिन कई विदेशी शोध यानी कि रिसर्च में पाया गया है कि बिना लक्षण वाले बच्चों से इसका वायरस तेजी से फैलता है। मुंबई के डॉक्टर भी ये मानते हैं। एसिम्टोमेटिक बच्चा जिसको कोविड-19 का प्रादुर्भाव है और एक पेशेंट, एडल्ट पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो कोविड-19 वायरस का जो वायरल लोड है या जो विषाणु का प्रमाण है वो असिम्टोमेटिक बच्चा जो घर पे बैठा हुआ है या विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें ज़्यादा पाया गया है। तो वायरल लोड जो है बच्चों में ज़्यादा पाया गया है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो इस कारण से जो वायरल स्प्रेड है बट ऑब्वियसली बच्चों की वजह से ज्यादा रहने के चांसेस है। बच्चों में कोविड के असर पर दुनिया भर में स्टडी जारी है, पर ऐसी तस्वीरें बच्चों के साथ साथ घर के बुजुर्गों के लिए भी चिंतित करती हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से लुधियाना के एक 6 साल के बच्चे ने स्केटिंग में अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। बच्चे ने आंखों पर पट्टी बांधकर 1 घंटे 16 मिनट में 16 किलोमीटर स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया है। बच्चे के पिता का कहना है कि वर्तमान में विश्व रिकॉर्ड 14 किलोमीटर स्केटिंग का है। वो इस नए रिकॉर्ड के बारे में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को जानकारी देंगे। 6 साल के प्रणव पहले भी स्केटिंग में हिस्सा लेते रहे हैं। खेल की दुनिया में छोटी उम्र में नए रिकॉर्ड कायम करना उनका लक्ष्य है। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।